बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिक स्वर्ण युग के महान दार्शनिक और वैज्ञानिक अल फराबी के बारे में। इनका पूरा नाम अबू नसर मोहम्मद बिन तरखान है। पश्चिमी देशों में इन्हें अल फराबियस के नाम से भी जाना जाता है। अल फराबी के जन्म और उनके ख़ानदान के बुनियादी दस्तावेजों में मौजूद फ़र्क से ये पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी के दौरान या उसके तुरंत बाद उन्हें किसी ठोस जानकारी के साथ दर्ज नहीं किया गया था। यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है। विद्वानों के मतानुसार 870 ईस्वी में तुर्की के एक ज़िला फराब के एक छोटे से गांव वासिज में इनकी पैदाइश हुई। चूँकि इनकी पैदाइश फराब नाम के गांव में हुई थी, इसलिए उन्हें अल फराबी के नाम से जाना जाता है। फराबी जिस दौर में पैदा हुए, पले बढ़े और जवान हुए, उस दौर में बगदाद को ज्ञान विज्ञान, दर्शन और हुनर के लिए दुनिया का केंद्र माना जाता था और दुनिया भर के वैज्ञानिक, दार्शनिक और विद्वान अपनी ज्ञान की प्यास को बुझाने के लिए बगदाद का रुख किया करते थे। इसलिए अबू नसर फराबी ने भी अपने ज्ञान के चिराग को जलाने और चमकाने के लिए बगदाद को अपना ठिकाना बना लिया। 901 ईस्वी में फराबी जब बगदाद पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ की ज़बान अरबी है और पढ़ने पढ़ाने का माध्यम भी अरबी है, और चूंकि उनकी ज़बान तुर्की थी इसलिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो ये था कि उन्होंने अरबी भाषा में महारत हासिल की। फराबी के ज्ञान का असल सफ़र बगदाद में ही शुरू हुआ। बगदाद में उनके सबसे पहले शिक्षक नेस्टोरियन ईसाई अबू बशर मट्टा बिन यूनुस हुए, जो एक प्रसिद्ध अनुवादक और तर्कशास्त्री थे। इसके बाद हरान में यूहन्ना बिन हैलान से उन्होंने तर्कशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। वो अपने शिक्षकों का बहुत सम्मान करते थे। अल फराबी ने कई भाषाओं और ज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल की। संगीत के क्षेत्र में भी उनकी गहरी पकड़ थी। वो एक कुशल संगीतकार भी थे। उन्होंने 6 अब्बासी खलीफाओं का दौर देखा। उन्होंने मिस्र, दमिश्क, हरान और अलेप्पो का सफ़र किया, लेकिन हमेशा लौटकर वह बगदाद ही आए। अलेप्पो में उन्होंने सैफ अल दौला के दरबार का दौरा किया और बादशाह के करीबी बने रहे। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ उनके अधिकांश काम लिखे गए थे। अपने शुरुआती दिनों में वो एक काजी यानी न्यायाधीश थे, लेकिन बाद में वो एक शिक्षक बन गए। अल फराबी को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा और उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर भी गुजरा जब उन्हें एक बागीचे की देखभाल का काम करना पड़ा। उनके बारे में कई बातें मशहूर हैं, जैसे वो 70 भाषाओं के जानने वाले थे और वो एक एल्केमिस्ट भी थे जिन्होंने हमेशा जवान बनाए रखने वाली दवा और रेत से सोना बनाने का फार्मूला ढूंढने की कोशिश की। आइए अब हम बात करते हैं अल फराबी के असल काम के बारे में। अल फराबी दर्शन और धर्म के बीच अंतर करने वाले पहले इस्लामी दार्शनिक थे। उन्होंने जिंदगी के व्यवहारिक पहलुओं जैसे राजनीति और समाजशास्त्र में सच्चाई और सही रास्ता दिखाने के स्रोत के रूप में दर्शन को प्राथमिकता दी। उन्होंने धर्म को सच्चाई के प्रतीकात्मक प्रतिपादन के रूप में देखा और कुरान की शिक्षाओं को दार्शनिक सत्य के साथ समेटने को अपना मकसद बनाया। अल फराबी अपने नियो प्लाटोनिस्ट विचारों के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं, लेकिन वो एक एरिस्टोटेलियन भी थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अरिस्टो की ऑन द सोल 200 बार और द फिजिक्स को 40 बार पढ़ी। अपने काम के जरिए से अल फराबी ने अरिस्टो और प्लेटो के बीच ब्रह्मांड की रचना, आत्मा की प्रकृति और मौत के बाद की जिंदगी में इनाम या सजा के मुद्दे पर मूल समझौते को दिखाने का प्रयास किया। अरिस्टो पर उनकी विस्तृत टिप्पणियों और तर्कशास्त्र में उनके काम के कारण उन्हें अरब दुनिया में सेकेंड टीचर यानी दूसरा शिक्षक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि फर्स्ट टीचर यानी पहला शिक्षक के नाम से अरिस्टो पहले से ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने तर्क का वर्गीकरण 2 हिस्सों में किया, जिसमें एक था विचार और दूसरा सबूत। अल फराबी को इस्लामिक नियो प्लाटोनिज्म का पिता माना जाता है। अल फराबी के अधिकांश फिलोसॉफिकल विचार अरिस्टो और प्लेटो से प्रेरित थे। अल-किंदी जो मेटाफिजिक्स के विषय को ईश्वर मानते थे, इसके विपरीत अल फराबी का मानना था कि यह मुख्य रूप से अपने आप में होने से संबंधित है और यह ईश्वर से सिर्फ इतना ही जुड़ा है कि ईश्वर निरपेक्ष यानी सुप्रीम होने का सिद्धांत है।
हालांकि अलकिंदी का विचार उस समय तक मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच यूनानी दर्शन के बारे में एक आम गलत धारणा थी और यही कारण है कि अबू सीना ने लिखा है कि वह अरस्तु के मेटाफिजिक्स को तब तक ठीक से नहीं समझ पाए जब तक कि उन्होंने अल-फराबी द्वारा लिखित एक प्रस्तावना को नहीं पढ़ा। अल-फराबी का ब्रह्मांड विज्ञान मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर आधारित है। पहला एरिस्टोटेलियन मेटाफिजिक्स ऑफ कॉजेशन, दूसरा हाईली डेवलप्ड प्लूटोनियन इमेनेशनल कॉस्मोलॉजी और तीसरा टॉलमिक एस्ट्रोनॉमी। उनके मॉडल में ब्रह्मांड को कई सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में देखा जाता है। अल-फराबी के ब्रह्मांड के नजरिए के अनुसार इंसान अद्वितीय यानी यूनिक है, क्योंकि हम 2 दुनियाओं के बीच खड़े हैं। पहला उच्च आकाशीय बुद्धि या सार्वभौमिक बुद्धि की सारहीन दुनिया यानी इममटेरियल वर्ल्ड, और दूसरा निचला पीढ़ी और क्षय की भौतिक दुनिया जो एक भौतिक शरीर में रहता है, इसलिए निचली दुनिया से संबंधित है। लेकिन इंसानों के पास एक तर्क संगत क्षमता यानी रेशनल कैपेसिटी भी है जो उन्हें उच्च क्षेत्रों से जोड़ती है। फराबी ने बुद्धि को 4 हिस्सों पोटेंशियल, एक्चुअल, एक्वायर्ड और एजेंट में बांटा है। पहले 3 मानव बुद्धि की अलग अलग अवस्थाएं हैं और चौथा उनके मानव ब्रह्मांड विज्ञान में 10वीं बुद्धि चंद्रमा है। संभावित बुद्धि सोचने की सलाहियत को लीड करती है जो सभी मनुष्यों द्वारा साझा की जाती है, और वास्तविक बुद्धि सोच के काम में लगी हुई बुद्धि है। सोच से अल-फराबी का मतलब है वस्तुओं के संवेदी रूपों यानी चीज़ों के उन शक्लों को जिन्हें हम अपने सेंस ऑर्गन की मदद से जान सकते हैं और जो हमारी इमेजिनेशन में रहती हैं के बारे में सोच की मदद से एक आम समझ पैदा कर लेना। अल-फराबी मानव स्वैच्छिकता के लिए प्रतिबद्ध थे। उनके अनुसार ये तब होता है जब इंसान अपने द्वारा जमा किए हुए ज्ञान के आधार पर यह फैसला लेता है कि उसे खुद को नेकी और भलाई की तरफ आगे बढ़ना है या गुनाह और बुराई की तरफ, और इस तरह यह फैसला लेता है कि उसे सच्ची कामयाबी की तलाश करनी चाहिए या नहीं। चिंतन यानी गौर फिक्र से वास्तविक बुद्धि सक्रिय बुद्धि के समान बन सकती है जिससे पूर्णता प्राप्त हो सकती है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही एक मानव आत्मा मौत से बच सकती है और दूसरी दुनिया में जिंदा रह सकती है। अल-फराबी के अनुसार किसी भी इंसान या आत्मा की खास खूबियां शरीर की मौत के बाद नष्ट हो जाती हैं। सिर्फ तार्किक क्षमता ही जीवित रहती है, और वो भी तब जब उसने पूर्णता प्राप्त कर ली हो, जो बुद्धि की चौथी श्रेणी अर्थात एजेंट के अंदर दूसरे सभी तर्क संगत आत्माओं के साथ एक हो जाती है और शुद्ध बुद्धि के क्षेत्र में प्रवेश करती है। हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट अल-फराबी के राजनीतिक दर्शन के लिए जरूरी है। एक नेक समाज और नेक शहर में हर कोई अच्छाई के जरिए से खुशी हासिल करने में मदद करता है। एक खुशहाल दुनिया वह है जिसमें सभी राष्ट्र सार्वभौमिक खुशी प्राप्त करने के लिए सहयोग करते हैं। एक सदाचारी समाज अपने सभी निवासियों को संरक्षित करने का प्रयास करता है। अल-फराबी एक आदर्श शहर के कामकाज की तुलना एक सेहतमंद इंसानी जिस्म के कामकाज से करते हैं। अल-फराबी ने गणित, दर्शन, चिकित्सा, संगीत और विज्ञान के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। कालांतर में उनकी कई किताबें नष्ट हो गई हैं। उनकी मौजूद किताबों की संख्या 117 है, जिसमें तर्क पर 43, मेटाफिजिक्स पर 11, नैतिकता पर 7, राजनीति विज्ञान पर 7, 11 टिप्पणियां और संगीत, चिकित्सा तथा समाजशास्त्र पर 17 किताबें शामिल हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध काम अल-मदीना अल-फादिला समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान पर एक ग्रंथ अत्यधिक मूल था। किताबुल एहसाउल उलूम ने विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों का विस्तार किया और वर्गीकरण की एक प्रणाली का सुझाव दिया। अल-फराबी को भौतिकी में शून्य के अस्तित्व के अपने प्रदर्शन के लिए भी जाना जाता है। इस महान दर्शन शास्त्री और वैज्ञानिक का 950 ईस्वी को दमिश्क में देहांत हो गया। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।